Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our physics class and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of pressure. As you know guys, in previous class we have started chapter number 10 of properties of matter and we have discussed a few topics of chapter number 10 which is matter, kinetic, molecular theory of matter, states of matter which is solid, liquid and gas, and we have also discussed the properties of solid, liquid and gas in previous lecture. और प्रीवियस क्लास में बेटे हमने एक टॉपिक और डिस्कस किया था विच इज इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी की हमने डेफिनेशन, अनबैलेंस फोर्स, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। ठीक है बेटे, उसके बाद आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रेशर से, और आज की क्लास में प्रेशर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्रेशर डिस्कस करेंगे, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, ठीक है, इसी तरह स्ट्रेन की क्या टाइप्स होती हैं। उसके बाद फिर आएंगे हम हुक्स लॉ अप्लाइड टू द हेलिकल स्प्रिंग, इस पे हुक्स लॉ किस तरह से अप्लाई होगा और हुक्स लॉ एक्चुअली क्या होता है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं बेटा प्रेशर की। तो आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेशर से और प्रेशर के टॉपिक से। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर में बताया जाता है कि परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो रही हो किसी भी उसकी यूनिट एरिया पे, ठीक है, वो क्या कहलाती है बेटा? प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है तो उसमें यूनिट एरिया पे, उसके यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है परपेंडिकुलर फोर्स, उस परपेंडिकुलर फोर्स को हम बेसिकली प्रेशर का नाम देते हैं। मतलब कैसे कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बता देंगे, पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है, सिर्फ अगर आपने वो फोर्स कैलकुलेट कर ली पर यूनिट एरिया पे, तो वो उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसका प्रेशर आपको पता लग जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट पे कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रही है तो हमने बात किया, अगर हमने इसका डिस्कस किया और मेजर करके बताया कि भाई इसका जो एरिया है वो एरिया फॉर एग्जांपल 15 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का जो एरिया है वो 15 मीटर स्क्वायर है। इस पे फोर्स अप्लाई हो रही है, और कौन सी फोर्स बेटा? परपेंडिकुलर फोर्स। कैसे फोर्स अप्लाई हो रही है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर फोर्स का मतलब क्या है कि वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट से 90 डिग्री का अगर फोर्स अप्लाई हो रही हो ऐसे, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट से कितना एंगल बना रही है बेटा? 90 डिग्री का। तो परपेंडिकुलर फोर्स वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट से 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है और इसका एरिया 15 मीटर स्क्वायर है, तो इसमें 1 मीटर स्क्वायर का जो इसका एरिया होगा, ये 1 मीटर स्क्वायर का ये जो एरिया है ये हमने बता दिया, ये है इसका यूनिट एरिया। सपोज करें यूनिट एरिया मींस, यूनिट मींस 1। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का यूनिट एरिया अगर हम फाइंड कर लें तो इस पूरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो रही थी तो हमने इसका यूनिट एरिया बता दिया कि 1 मीटर स्क्वायर। तो इस पूरे एरिया पे यहां पे जो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो रही होगी, ठीक है, इस फोर्स को, इस परपेंडिकुलर फोर्स को हम बेसिकली प्रेशर का नाम देते हैं। ठीक है, कि भाई पूरे ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसको पूरे ऑब्जेक्ट के एरिया से डिवाइड कर दें तो आपके पास वो फोर्स आ जाएगी जो पर यूनिट एरिया पे अप्लाई हो रही होगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं प्रेशर क्या है? फोर्स और एरिया का रेशियो है। ठीक है, प्रेशर इज अ रेशियो बिटवीन फोर्स एंड एरिया। या फोर्स को अगर हम टोटल एरिया से डिवाइड कर दें तो हमें प्रेशर मिल जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट पे इतना प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो हम बात करें यहाँ पे प्रेशर की, तो प्रेशर की यहाँ पे बेटा पहले लिखिएगा डेफिनेशन, फिर हम इसको और डिस्कस कर दें तो आई होप आपको ऐसे ऐसे समझ में आएगा। ठीक है भाई, तो इसकी हम प्रेशर की लिखेंगे डेफिनेशन बेटा। तो प्रेशर में हमने क्या डिस्कस किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, तो वो फोर्स अगर हम उस फोर्स को टोटल एरिया से, उस ऑब्जेक्ट के एरिया से डिवाइड कर दें तो हमें प्रेशर मिल जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर क्या है कि परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, कि भाई कि किसी भी यूनिट एरिया पे, अब या तो फिर आप टोटल फोर्स को टोटल एरिया से डिवाइड कर दें तब भी आपको प्रेशर मिल जाएगा, या पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो फोर्स क्या कहलाएगी बेटा? प्रेशर कहलाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर क्या है? तो प्रेशर की डेफिनेशन कहीं डाल के डेफिनेशन बेटा लिख लीजिएगा, द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया is called as pressure. The perpendicular force acting on a unit area is called as pressure. The perpendicular force acting on a unit area is called as pressure. फिर डेफिनेशन के बाद सिंबल कहीं डाल के प्रेशर का सिंबल लिख लीजिएगा। प्रेशर का सिंबल क्या है बेटा? कैपिटल P। ठीक है,
प्रेशर के सिंबल के बाद फिर हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो सिंबल के बाद हेडिंग डाल दिएगा फॉर्मूले की, और विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन हम प्रेशर का फॉर्मूला यहां पे जो है वो ड्राइव कर लेंगे कि प्रेशर क्या है बेटा, प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स को अगर एरिया से हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रेशर। इनको अगर हम सिंबल्स में लिखें तो प्रेशर का सिंबल P, फोर्स का सिंबल F और एरिया का सिंबल क्या बेटा, A। तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, मतलब P इक्वल्स टू F अपॉन A। यह आपने प्रेशर का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला आ गया आपके पास, फोर्स अपॉन एरिया। फॉर्मूले के बाद अब इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो प्रेशर का एसआई यूनिट बेटा देख लीजिएगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या है बेटा, मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रेशर का यूनिट आपने फाइंड कर लिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यू कैन से न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, या तो ये यूनिट लिखें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स स्क्वायर, ये यूनिट लिखें, एक ही बात है। तो और कर दें, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन इंटू मीटर इनवर्स स्क्वायर। आपको पता है मीटर स्क्वायर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जब शिफ्ट करा देंगे पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपने प्रेशर जो है वो डिस्कस कर लिया। तो प्रेशर के बाद अब आते हैं हम, प्रेशर के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा स्ट्रेस। ठीक है, अच्छा जी, तो बेटा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस क्या है बताते ही हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई हो रही होगी, उस फोर्स की वजह से जो रिएक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होगी, वो रिएक्टिव फोर्स क्या है बेटा, स्ट्रेस है। ठीक है, मतलब उस फोर्स का जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन क्या है बेटा, स्ट्रेस है। ठीक है, जैसा भी हमने यहाँ पे प्रेशर पे बात की, प्रेशर क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया। ठीक है, कि किसी भी यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो फोर्स क्या है बेटा, प्रेशर। तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है, उस फोर्स की वजह से जो रिएक्शन होगा, ठीक है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रेस कहते हैं, जो रिएक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो अब ये कह सकते हैं कि भाई यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगी, फोर्स की वजह से क्या होगा बेटा, जो रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यूनिट एरिया पे परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई, परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से जो रिएक्टिव फोर्स यहां पे प्रोड्यूस होगी, ठीक है, वो रिएक्टिव फोर्स क्या कहलाती है बेटा, स्ट्रेस कहलाती है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है, तो उसके यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है, उससे जो रिएक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होगी, वो रिएक्टिव फोर्स क्या कहलाएगी बेटा, स्ट्रेस। अब ये भी कह सकते हैं कि प्रेशर के अप्लाई करने से जो रिएक्टिव फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, वो रिएक्टिव फोर्स क्या कहलाती है बेटा, स्ट्रेस कहलाती है। ठीक है, तो स्ट्रेस के बारे में एक छोटी सी स्ट्रेस की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, डेफिनेशन की हेडिंग डाल के स्ट्रेस की डेफिनेशन लिखिएगा कि द रिएक्टिव फोर्स produced by the unit area on the application of force, the reactive force produced by the unit area on the application of force is called as stress. The reactive force produced by the unit area on the application of force is called as stress. कि किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है, उससे जो रिएक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होगी, उस रिएक्टिव फोर्स को हम बेसिकली क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो अब ये कह सकते हैं यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई होगी, उससे जो रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस का सिंबल बेटा देख लीजिएगा, सिंबल की हेडिंग डाल के स्ट्रेस का सिंबल देख लें, स्ट्रेस का सिंबल कॉपी कर लें। स्ट्रेस का सिंबल है ये सिग्मा। ठीक है,
ये आपके सामने मैंने बना दिया, ये स्ट्रेस का सिंबल है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, सिग्मा कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस का सिंबल है सिग्मा, और स्ट्रेस का अगर हम फॉर्मूला यहां पे बनाएं तो स्ट्रेस का फॉर्मूला भी देख लीजिएगा कि स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, और यू कैन से यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये कौन सी फोर्स है, रिएक्टिव फोर्स। जो यूनिट एरिया पे फोर्स अप्लाई हो रही है उससे जो रिएक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होगी, ठीक है, वो रिएक्टिव फोर्स क्या है बेटा, स्ट्रेस है। ठीक है, तो अगर हम इनको सिंबल्स में लिखें तो स्ट्रेस का सिंबल क्या है बेटा, सिग्मा। ठीक है, फोर्स का सिंबल एफ, और एरिया का सिंबल क्या है, ए। तो आपने देखा ये आपके पास स्ट्रेस का फॉर्मूला आ गया। और अगर हम स्ट्रेस का यूनिट यहां पे अगर हम फॉर्म करें तो देखिएगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या है बेटा, मीटर स्क्वायर। तो इससे आपको ऐसा यूनिट मिल जाएगा स्ट्रेस का, और स्ट्रेस का ऐसा यूनिट क्या है बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भाई फोर्स का फॉर्मूला और स्ट्रेस का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, इसी तरह यूनिट भी, क्योंकि फॉर्मूला सेम है तो यूनिट भी यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो स्ट्रेस के बाद, ठीक है, हमने यहाँ पे प्रेशर डिस्कस किया, स्ट्रेस जो है वो डिस्कस किया। स्ट्रेस के बाद अब हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है बेटा, स्ट्रेन। ठीक है, तो हेडिंग डाल दिएगा स्ट्रेन की। ठीक है, स्ट्रेस के बाद हेडिंग डाल दें बेटा स्ट्रेन की। देखें, अब अगर हम यहां पे बात करते हैं स्ट्रेन की, तो बेटा स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन है जो स्ट्रेस की वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज आ रहा है, उसके वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज आ रहा है, ऑब्जेक्ट की लेंथ में चेंज आ रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के एरिया में चेंज आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस की वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर जो चेंज आएगा, उस चेंज को हम बेसिकली स्ट्रेन का नाम देते हैं। ठीक है, तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि स्ट्रेन क्या है, कि स्ट्रेस की वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर जो चेंज आता है, ठीक है, वो चेंज क्या कहलाता है बेटा, स्ट्रेन। अब वो चेंज शेप में जो है वो आ सकता है कैसे, या तो उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजों में, या सिर्फ लेंथ में चेंज आएगा, या सिर्फ आप लेंथ और ब्रेथ मतलब एरिया में चेंज आएगा। तो जो भी चेंज आ रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रेस की वजह से, वो क्या है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन। अब स्ट्रेस की वजह से चेंज कैसे आ रहा है, तो स्ट्रेस उसके लिए पता होना चाहिए। तो जब भी हमने पहले स्ट्रेस डिस्कस किया कि यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रही है, उससे जो रिएक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होगी, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगी, उससे जो रिएक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होगी वो स्ट्रेस है। और उस रिएक्शन से, ठीक है, जो यूनिट एरिया पे फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, उससे जो रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है वो रिएक्शन क्या है, स्ट्रेस। और उस रिएक्शन से जो बॉडी के अंदर जो चेंज आएगा, उस चेंज को हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा, स्ट्रेन का। ठीक है, उसकी शेप में, वॉल्यूम में, लेंथ में, ठीक है, या एरिया में जो चेंज आ जाए, उसको हम बेसिकली स्ट्रेन का नाम देते हैं। तो स्ट्रेन की भी डेफिनेशन लिख लीजिएगा बेटा, स्ट्रेन की हेडिंग डालें और स्ट्रेन की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, द चेंज प्रोड्यूस in object, the change produced in object by the application of stress, the change produced in object by the application of stress is called as strain. The change produced in object by the application of stress is called as strain. The change produced in object by the application of stress is called as strain. और करके बेटा एक और डेफिनेशन लिख लीजिएगा, और करके एक और डेफिनेशन लिखिएगा स्ट्रेन की, द चेंज प्रोड्यूस इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द स्ट्रेस, द चेंज प्रोड्यूस इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द स्ट्रेस इज कॉल्ड एज स्ट्रेन. द चेंज प्रोड्यूस इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द स्ट्रेस इज कॉल्ड एज स्ट्रेन. ठीक है बेटे, स्ट्रेन की डेफिनेशन लिखने के बाद अब आते हैं इसके सिंबल पे. तो सिंबल की हेडिंग डाल के इसका सिंबल देख लीजिएगा. स्ट्रेन का जो सिंबल है
वो यहाँ पे मैंने आपके सामने बना दी है, ठीक है। इसको कहते हैं बेटा एप्सिलॉन, ठीक है। ये स्ट्रेन का सिंबल है, ठीक है। तो ये ई नहीं है, आप देख लीजिएगा कि ये ई नहीं है, इस तरह से मैंने बनाया हुआ है। जिस तरह से आप लोग ने मैथ्स में बिलोंग्स टू का साइन जो है वो पढ़ा होगा, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये सिंबल क्या कहलाता है बेटा, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन सिंबल है किसका बेटा, स्ट्रेन का, ठीक है। ये सिंबल कॉपी कर लें। स्ट्रेन का इटसेल्फ कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। स्ट्रेन के अब हम टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, तो टाइप्स के फॉर्मूलाज हैं, तो आते हैं स्ट्रेन की टाइप्स पे, तो फिर उनके फॉर्मूलाज भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हिंट डाल दिएगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेन की बेटा, ठीक है। हिंट डाल दिएगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, ठीक है बेटा। तो स्ट्रेन की दो टाइप्स हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। इसी तरह सुपरफिशियल स्ट्रेन एक और थर्ड टाइप है जो कि आपके कोर्स में नहीं है, तो आपने सिर्फ दो ही टाइप्स जो है मैं यहाँ पे पढ़नी है जो कि कोर्स में, एक लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, और एक बेटा वॉल्यूमेट्रिक। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में सबसे पहले हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो हिंट डाल दीजिएगा बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है बेटा, कि वो स्ट्रेन, ठीक है, वो स्ट्रेन की टाइप जिसके अंदर सिर्फ लेंथ में चेंज आ रहा है, ठीक है। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेस की वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर जो चेंज आ रहा है, ऑब्जेक्ट के शेप में जो चेंज आ रहा है, अगर सिर्फ लेंथ में चेंज आएगा, स्ट्रेस की वजह से ऑब्जेक्ट के सिर्फ लेंथ में चेंज आएगा, तो उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट के लेंथ में चेंज आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। और अगर वॉल्यूम में चेंज आएगा, स्ट्रेस की वजह से अगर हम बात करेंगे, स्ट्रेस की वजह से ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में चेंज आएगा, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों चीजों में चेंज आ जाए, तो उसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये दो टाइप्स हमने पढ़नी है। तो आइयो आप लोगों ने हिंट डाल दी होगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की, नहीं डाली तो बेटा जल्दी से हिंट डाल देगा लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बेटा आप लोगों ने हिंट डाल दी होगी, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में लिखना स्टार्ट करें। The lengthwise strain produced in a body, the lengthwise strain produced in a body by the application of stress is called as longitudinal strain. तो longitudinal strain की definition हम लिख रहे हैं, लिख लीजिए बेटा, the lengthwise strain produced in a body, the lengthwise strain produced in a body by the application of stress, the lengthwise strain produced in a body by the application of stress, by the application of stress is called as longitudinal strain, is called as longitudinal strain, ठीक है बेटे। तो longitudinal strain की डेफिनेशन के बाद हिंट डाल दिएगा सिंबल की। longitudinal strain का सिंबल देख लीजिएगा और longitudinal strain का सिंबल लिख लीजिएगा एप्सिलॉन एल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का सिंबल क्या है बेटा, एप्सिलॉन एल, ठीक है। अब अगर हम यहां पे बात करते हैं फॉर्मूले की, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला देख लीजिएगा, एप्सिलॉन एल इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है बेटे। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला कि एप्सिलॉन एल बराबर है डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। एल मींस लेंथ, तो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ, इससे आपको क्या मिल जाएगा बेटा, वो जो चेंज प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, तो वो चेंज आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बाद चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रेन विच इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और यू कैन से क्यूबिकल स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी कह सकते हैं बेटा, क्यूबिकल स्ट्रेन कह लें, एक ही बात है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, तो इसका मतलब स्ट्रेस की वजह से, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से ऑब्जेक्ट के अगर वॉल्यूम में चेंज आ जाए तो उस चेंज को हम बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का नाम देते हैं। स्ट्रेस की वजह से जो चेंज आ रहा है वो स्ट्रेन है, अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है तो वो क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मतलब लेंथ में, ब्रेथ में, हाइट, तीनों चीजों में एक साथ अगर चेंज आ जाए ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है बेटे, तो हम उसको क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और क्यूबिकल स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या क्यूबिकल स्ट्रेन की डेफिनेशन लिखने स्टार्ट करें। द वॉल्यूम वाइज चेंज, द वॉल्यूम वाइज चेंज प्रोड्यूस in a body, the volume wise change produced in a body by the application of stress, the volume wise change produced in a body, the volume wise change produced in a body by the application of stress is called as volumetric strain, is called as volumetric strain। सिंबल कहीं डाल के बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का सिंबल देख लीजिएगा, सिंबल कॉपी कर लें, एप्सिलॉन वी, ठीक है बेटे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का सिंबल एप्सिलॉन वी। फिर फॉर्मूले कहीं डाल के फॉर्मूला देख लीजिएगा, एप्सिलॉन वी इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है बेटा, ये वॉल्यूम का वी है, कैपिटल वी, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम। तो ये आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का सिंबल और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अच्छा जी, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इनका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है, इस वजह से इनका कोई यूनिट, याद रख, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, सिंबल आपके सामने, ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने, लेकिन इनका कोई यूनिट नहीं है बिकॉज इट्स अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, ठीक है, लेंथ का ही रेशियो है, तो इस वजह से इनका कोई यूनिट नहीं है। तो स्ट्रेन की टाइप्स के बाद यहां तक आके हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया आज की क्लास में बेटा, प्रेशर का टॉपिक डिस्कस किया, उसके बाद हमने स्ट्रेस, फिर हम आए स्ट्रेन पे, और स्ट्रेन की दो टाइप्स हमने जो है वो अब तक डिस्कस कर ली कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बेटा हुक्स लॉ का, ठीक है। एक्चुअली नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है हुक्स लॉ अप्लाइड टू द हेलिकल स्प्रिंग, कि भाई हेलिकल स्प्रिंग पे हुक्स लॉ जब अप्लाई होगा, ठीक है, तो उस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो उससे पहले हमें ये डिस्कस करना होगा कि हुक्स लॉ क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो हुक्स लॉ पहले हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हिंट डाल दिएगा बेटा हुक्स लॉ की। हिंट डाल देंगे बेटा हुक्स लॉ की। ठीक है भाई, तो हुक्स लॉ अप्लाई टू द हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, हुक्स लॉ। तो आप लोगों ने हिंट डाल दिए हैं बेटा हुक्स लॉ की। तो हुक्स लॉ क्या है, तो हुक्स लॉ में बताते ही है, इसकी हम पहले लिखेंगे स्टेटमेंट, लेकिन स्टेटमेंट से पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। हुक्स लॉ बताती है कि भाई इन एन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेस हमने अभी डिस्कस किया, स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेन क्या है। स्ट्रेस में हमने डिस्कस किया कि भाई किसी भी यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है उससे जो रिएक्टिव फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, जो रिएक्शन हो रहा है वो स्ट्रेस है, और उस रिएक्शन की वजह से बॉडी के अंदर जो चेंज आ रहा है, बॉडी की शेप में, वॉल्यूम में, लेंथ में जो चेंज आ रहा है उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। कहते हैं कि भाई इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस इलास्टिक लिमिट क्या होती है, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है, इलास्टिक लिमिट और इसी तरह प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। देखिएगा कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल ये स्केल है, ठीक है, आप यहां पे क्या कर रहे हैं, इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अनबैलेंस फोर्स, फोर्स रिमूव की, बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, फोर्स अप्लाई की, ठीक है, बॉडी मूव करते हुए नीचे गई, और इस फोर्स को हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्स, बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे।
उस वक्त तक फोर्स अप्लाई करनी है जब तक बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रही है, तो ये कहलाती है इलास्टिक लिमिट। ठीक है, फिर आपने अगर इसकी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा फोर्स इस पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये प्लास्टिक का स्केल है, इस वजह से इसमें अब यहां पे कुछ स्केल पे व्हाइट व्हाइट सी लाइंस पड़ना शुरू हो जाएंगी, हल्की सी आवाज आना शुरू हो जाएगी, और उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा, मतलब स्केल जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सिर्फ इलास्टिक लिमिट की। तो इलास्टिक लिमिट वो रीजन होता है जिसमें बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। ठीक है, अब इसी तरह जैसे अगर ये स्टील का स्केल होता, ठीक है, आप फोर्स अप्लाई करते हैं, स्केल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये रीजन कौन सा कहलाएगा, इलास्टिक लिमिट। और ज्यादा फोर्स अप्लाई की, बॉडी अगर वापस अपनी स्केल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है, इलास्टिक लिमिट। लेकिन आपने इतनी ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दी स्टील के स्केल पे कि स्टील का स्केल मुड़ गया, ठीक है, वो डिफॉर्मेशन वहां पे आ गई है, तो अब वो जो है वो पॉइंट कहलाता है बेटा प्लास्टिक लिमिट। तो प्लास्टिक लिमिट क्या है बेटा, वो पॉइंट जहां पे बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन जो है, परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाए, उसको हम कहते हैं बेटा प्लास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट की बात हो रही है कि जितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। ठीक है, तो जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे बेटे, ठीक है, मतलब जो जितनी मतलब स्ट्रेस जितना अप्लाई करेंगे या जितने भी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेन भी उतना ही होगा। ये है आपके पास हुक्स लॉ। ठीक है, कि इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा, ठीक है, स्ट्रेन भी उतना ही ज्यादा, मतलब रिएक्टिव फोर्स जितनी ज्यादा पर यूनिट एरिया पे प्रोड्यूस होगी, उसकी वजह से, ठीक है, मतलब यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे रिएक्टिव फोर्स उतनी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, जितनी ज्यादा रिएक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होगी, ठीक है, उतने ही ज्यादा बॉडी के अंदर चेंज आएगा, और उस चेंज को हम कहते हैं स्ट्रेन। तो मतलब स्ट्रेस जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे, स्ट्रेन भी उतनी ही ज्यादा जो है वो यहाँ पे, मतलब वो बॉडी के अंदर उतना चेंज प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेन उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ये कहां अप्लाई होगा बेटा, सिर्फ इलास्टिक लिमिट के अंदर। ठीक है, तो ये जो है कंडीशन कहां की है बेटा, सिर्फ इलास्टिक लिमिट में, और इस पूरी कंडीशन को हम कहते हैं ये हुक्स लॉ है। ठीक है, तो हुक्स ने जो है ये स्टेटमेंट दी है, ये रिलेशन बताया कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक लिमिट में ये अप्लाई होता है। इलास्टिक लिमिट के बाद अगर डिफॉर्मेशन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, तब हुक्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो हुक्स लॉ की छोटी सी स्टेटमेंट लिखिएगा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। स्टेटमेंट कहीं डाल के स्टेटमेंट लिखें, द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन इन एन इलास्टिक लिमिट। द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन इन एन इलास्टिक लिमिट, इन एन इलास्टिक लिमिट। ठीक है बेटे, उसके बाद इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिएगा। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन स्टेटमेंट के रेफरेंस से हम यहां पे करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट में क्या लिखा बेटा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, स्ट्रेन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको पता है जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, इक्वल्स टू और कांस्टेंट। ठीक है, और क्योंकि यहां पे हम हुक्स लॉ अप्लाई करें हेलिकल स्प्रिंग पे, तो स्प्रिंग की जब बात होगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट हम यहां पे यूज करते हैं, और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है बेटा, के। ठीक है, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, के है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाएगा, तो स्ट्रेस इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। ठीक है, कांस्टेंट की जगह के, स्ट्रेस इक्वल्स टू के इनटू स्ट्रेन। ठीक है बेटा, फिर स्ट्रेन यहां पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल्स टू के।
राइट साइड पे क्या रह गया, ये के, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसका मतलब हुक्स लॉ में स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट के बराबर है। और अगर हम यहाँ पे हेलिकल स्प्रिंग की बात करेंगे तो वो कांस्टेंट कौन सा होगा बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब के, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि भाई इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसका रिलेशन भी हमने यहाँ पे ड्राइव कर लिया। अब आते हैं किस पे, हेलिकल स्प्रिंग पे। तो हुक्स लॉ अप्लाई टू द हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है। तो बेटा हुक्स लॉ तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि हुक्स लॉ क्या होता है, ठीक है। हुक्स लॉ को हमने यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हेलिकल स्प्रिंग पे, अगर हम हुक्स लॉ को अप्लाई करें तो भाई देखिएगा, अगर स्प्रिंग से जो है ये एक हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है, हमने यहाँ पे स्प्रिंग कनेक्ट कर दी, उससे एक ऑब्जेक्ट जो है, एक बॉडी जो है वो कनेक्ट कर दी है, ठीक है। अब इस पे अगर हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें तो उससे क्या होगा, बॉडी मूव करते हुए नीचे चली जाएगी, ठीक है, बॉडी मूव करते हुए नीचे चली जाएगी, ठीक है। जब फोर्स अप्लाई करेंगे स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, बॉडी मूव करते हुए नीचे जाएगी। अच्छा, अब स्प्रिंग पे क्योंकि यहां पे टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, सही है, वो टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, मतलब बॉडी पे फोर्स लगी, बॉडी मूव करते हुए नीचे गई, ठीक है। तो अगर बॉडी को क्या करेंगे, अनबैलेंस फोर्स रिमूव करेंगे, जब बॉडी को मूव कराते हुए फोर्स नीचे लेके आ रही है, अनबैलेंस फोर्स रिमूव करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी मूव करते हुए ऊपर जाएगी। तो इसका मतलब टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। और बॉडी की ये थी पहले इनिशियल स्टेट, आप ये कह लें ये थी इसकी इनिशियल स्टेट, फोर्स अप्लाई की, बॉडी मूव करते हुए नीचे चली गई, तो इसने यहां से यहां तक का कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और इस डिस्प्लेसमेंट को हम यहां पे x का नाम देंगे, मतलब स्प्रिंग के अंदर कुछ एक्सटेंशन यहां पे प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। x क्या है यहां पे, एक्सटेंशन, कि स्प्रिंग जो है वो यहां पे क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया। ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, बॉडी पे फोर्स अप्लाई की, बॉडी मूव करते हुए नीचे चली गई, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया, बॉडी के अंदर जो एक्सटेंशन आई उसको हमने यहाँ पे क्या नाम दे दिया, x का, ठीक है। और हुक्स लॉ अप्लाई टू द हेलिकल स्प्रिंग की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग बताते ही हैं कि भाई फोर्स और, ठीक है, मतलब टेंशन जो है और एक्सटेंशन ये दोनों एक दूसरे से क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हैं, साथ साथ माइनस का साइन भी लगा देते हैं, ऑपोजिट, मतलब कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी का जो कवर हो रहा है और जो यहाँ पे जो फोर्स है, मतलब जो टेंशन है स्प्रिंग की, वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब दोनों की डायरेक्शन यहाँ पे ऑपोजिट है, इस वजह से माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। तो जितनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, बॉडी उतनी ज्यादा एक्सटेंड होगी, जितनी ज्यादा बॉडी एक्सटेंड होगी तो फोर्स ज्यादा अप्लाई करने की वजह से एक्सटेंशन में यहाँ पे ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इस वजह से फोर्स और एक्सटेंशन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ पे आपने ज्यादा फोर्स अप्लाई की, ठीक है, और ज्यादा फोर्स अप्लाई की तो बॉडी मूव करते हुए और ज्यादा नीचे चली गई, इसने यहाँ पे और ज्यादा एक्सटेंशन, यहाँ पे बॉडी और ज्यादा एक्सटेंड हो गई, ठीक है। सपोज कर लें फॉर एग्जांपल कि पहले आपने 4 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की थी, तो जिसकी वजह से बॉडी 2 मीटर बॉडी के अंदर, मतलब स्प्रिंग के अंदर जो है वो विद फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन 2 मीटर की एक्सटेंशन आ रही थी, ठीक है। फिर आपने फोर्स 4 न्यूटन से बढ़ा के 8 न्यूटन कर दी, फोर्स डबल कर दी। जब फोर्स डबल कर दी तो फोर्स और एक्सटेंशन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन है, फोर्स जब डबल कर दी तो एक्सटेंशन भी यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, डबल, मतलब 2 मीटर का पहले जो है स्प्रिंग एक्सटेंड कर रहा था 2 मीटर, अब जो है वो कितना एक्सटेंड कर रहा है बेटा, 4 मीटर, क्योंकि फोर्स आपने डबल कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सटेंशन भी उतनी ज्यादा होगी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कब होगा बेटा, इलास्टिक लिमिट के अंदर। मतलब स्प्रिंग पे इतनी ज्यादा आपने फोर्स लगा दी, स्प्रिंग को इतना ज्यादा एक्सटेंड कर दिया कि अब अगर उसको बॉडी को, मतलब अनबैलेंस फोर्स को रिमूव करेंगे, तो अनबैलेंस फोर्स को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बॉडी को लेके आए, फोर्स को रिमूव किया, बॉडी वापस आ जाएगी ओरिजिनल पोजीशन पे, स्प्रिंग को एक्सटेंड करा के यहाँ पे लेके आए, ठीक है,
फोर्स, अनबैलेंस फोर्स को रिमूव किया, बॉडी वापस आ जाएगी ओरिजिनल पोजीशन पे। लेकिन स्प्रिंग को इतना ज़्यादा आपने एक्सटेंड कर दिया, स्प्रिंग को इतनी ज़्यादा स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई कर दी कि अनबैलेंस फोर्स रिमूव कर रहे हैं तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ रही, ठीक है। स्प्रिंग जो है वो क्या हो गया, स्ट्रेच हो गई और स्प्रिंग के अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो गई, तो तब वहां पे जो है वो बेटा हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब सिर्फ इलास्टिक लिमिट पे अप्लाई होगा। इलास्टिक लिमिट जितनी आप स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई करें और छोड़ने पे वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए स्प्रिंग, तो उसको हम कहते हैं वो इलास्टिक लिमिट है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, हुक्स लॉ अप्लाई टू द हेलिकल स्प्रिंग, कि भाई जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी उतनी ज़्यादा एक्सटेंड होगी, ठीक है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, आपको पता है इक्वल्स टू कांस्टेंट आएगा, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे इक्वल्स टू और कांस्टेंट, और कांस्टेंट मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे कौन सा यूज होगा, के स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो फोर्स बराबर है किसके, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे इक्वल्स टू कांस्टेंट, डायरेक्ट कांस्टेंट की जगह के पुट कर देते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू और कांस्टेंट माइनस एक्स एज इट इज, कांस्टेंट आ जाएगा बेटा के इंटू माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स, ठीक है। तो हुक्स लॉ अप्लाई टू द हेलिकल स्प्रिंग, ये आपने रिलेशन बना लिया F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ठीक है बेटे। तो यहाँ तक आके हुक्स लॉ का टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया, बस यहाँ पे आके क्लास को एंड करेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी टॉपिक में तो आप लोग पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।